जो कि मस्जिद है, ज़ियारत है, कब्रिस्तान है, वो लाइव है, उसका उनमें प्रोस्पेक्टिव असर पड़ेगा, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं पड़ेगा। मतलब इसके बाद जो हम मस्जिद बनाएंगे वो हम लैंड डोनेट करेंगे। इसके बाद इससे जो होगा, पहले लेकिन ये तो 30-32 साल पुराना मदरसा बताया जा रहा है जो डिमोलिश किया। अब मैं उसके बारे में अभी सुना नहीं, आपसे ही सुन रहा हूँ। क्योंकि हमें प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लीडर दूसरी खबर से ही बोल देते हैं, कहीं दूसरे में चल रही। मेरी एक आदत अलग है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप किसी भी खबर को इन्वेस्टिगेट कर लिया करो, तहकीक कर लिया करो। तो मैं तहकीक करके ही उस पर, जब तक मैं, माध्यम तो अखबार ही होता है हमारा भी, या टेलीविजन है, रेडियो है, पोर्टल है, यही है। कल कहीं अखबार में, टीवी चैनल्स में, सब जगह आया है। मैंने नहीं पढ़ा। आपने नहीं? नहीं, मैंने नहीं। तो ऐसा होना चाहिए जो इलीगल तरीके से, अगर मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं और 50 साल पुराने हैं, उनको तोड़ देना चाहिए, हटा देना चाहिए। विद इन 6 मंथ उनको वो रजिस्टर्ड करना है, जिनके कागजात नहीं भी हैं। पुरानी बहुत सारी चीजें हैं जिनके कागजात थे ही नहीं तब, तो उनको रजिस्टर्ड करना है। उसके बाद एक उसका प्रॉपर, अब तो आप किसी भी प्रॉपर्टी को गिरा नहीं सकते, वो तो सुप्रीम कोर्ट का भी रूलिंग आ गया कि आपको नोटिस देना है। कह रहा हूँ, आप बोल रहे हो, अभी मैंने देखा, मैंने नहीं सुना, जो आपने सुना नहीं, लेकिन हुआ तो है वहाँ पे। अब क्या मालूम क्या उसका एंगल क्या है। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना साहब, भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता। बात करेंगे। खटाना साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ सैटरडे में। बिल्कुल जी, खुश आमदीद। खटाना साहब, अगर बात करें हम पूरे भारत देश की, तो अभी जो वक्फ बोर्ड जो इसमें अमेंडमेंट हुई है, आप वाहिद एक एमपी हैं बीजेपी से जो मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप कैसे देखते हैं, जहां सारी मुस्लिम कम्युनिटी जो है इसको एंटी मुस्लिम फैसला देख रही है, एंटी मुस्लिम कानून देख रही है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अमेंडमेंट ये कोई नई नहीं है, पहले भी अमेंडमेंट्स हुई हैं। तो पहले भी जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड ने नहीं करी, सियासी जमातों ने करी। बिल्कुल। कांग्रेस ने करी है। तो कांग्रेस करे तो वो ठीक है, हम करें तो वो खिलाफ है। अब क्या है कि भय फैलाया है मुसलमानों में कि ये हमारा वक्फ हम लाख चला जाएगा, छीन लेंगे। नैरेटिव फैला रहे हैं और पॉलिटिकल लोग फैलाते हैं ताकि मुसलमान एक वोट बैंक तक ही रहे, जो मेरा मानना है। और मैं इस बात को समझता हूँ, मैं क्रॉस इंडिया जाता हूँ और मुसलमान जो नौजवान बच्चा है वो इस वक्त चाहता है कि हम स्टार्टअप स्टैंडअप के जरिए देश की तरक्की का हिस्सा बने। कि अगर देश के वजीर आजम सबके होते हैं, बिल्कुल सबके होते हैं, ठीक है, वही पॉलिटिकल जमात से होते हैं, जिसकी मेजॉरिटी होती है, नंबर गेम होती है, जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उसी का वजीर आजम बनेगा। लेकिन वो जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो सबके होते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में, आपको एक मैं उदाहरण देता हूँ, यहाँ आयुष था, आयुष कार्ड जिसके पास है वो 5 लाख फ्री था, वो मजदूर है, बड़ा है, छोटा है, यहाँ कोई एक्स चीफ मिनिस्टर रहा है, लेकिन पूरे देश में नहीं था, यहाँ सबको था। यहाँ 70% मुसलमान है, तो अगर देश का वज़ीर आज़म मुसलमानों के खिलाफ है तो फिर यहाँ क्यों दिया? देश में तो दिया नहीं कहीं। देश का वज़ीर आज़म जब वर्किंग कमेटी का मीटिंग हुआ हमारा लास्ट अभी हैदराबाद में, उसके बाद नहीं हुआ अभी, उसमें बोलता है मुसलमान को एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि बात करते हैं। अब जिनका हम वोट बैंक बन गया मुसलमान, वो तो बात करना अफोर्ड नहीं करते। गुलाम नबी आज़ाद साहब क्यों है आज कांग्रेस में मुसलमान की बात करना ही एक वो नेगेटिव हो गया था। जब आप गूगल को खोलिए, आप कहीं लिखिए 10 मेजर राइट्स इन इंडिया, तो उसमें 7 या 8 इनके जमाने के निकलेंगे। अब देखो, वहां तो नहीं गुलाम अली जहां वहां। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि
कोई भी इशू ये बनाते हैं, ये इशू कांग्रेस ये चाहती है, जहाँ उसके में से निकली हुई जमात है, कि ये मुसलमान जो है ये कोर्टों में ही रहे, घूमता रहे। और आज जेपीसी कई जगह गया, मैं जेपीसी का मेंबर था, और सत्ता के पास मेजॉरिटी थी, सत्ता पक्ष के पास मेजॉरिटी थी, वो 2 अगस्त 24 में भी पास कर सकते थे। जेपीसी में क्यों भेजते हैं? इसलिए भेजते हैं कि कोई स्टेक होल्डर्स, उसमें तरमीम आ जाएगी, अच्छी अमेंडमेंट आ जाएगी, थिंकर से जो इस्लामिक थियोलॉजी को जानते हैं, और वो वफद मिलेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज के जो एमपीज होते हैं, इसमें 16 एक साइड और 15 एक साइड, इसमें मतलब जेपीसी में होता है। और इसमें क्या होता है कि अगर आप, ये कन्वेंशन है जेपीसी की, कि अगर आपका फेवर कर रहे हैं या अगेंस्ट आपका, तो वो सारे ही लेने हैं आपको, वो उसमें कमेटी में रहते हैं, रिकॉर्ड में रहते हैं। लेकिन हमने जहाँ तक देखा टूरिंग में, उनमें सीरियसनेस नहीं देखी वो। और जहाँ तक वर्किंग इसमें जेपीसी की मीटिंग्स में, वो हमेशा स्पीकर साहब को कंप्लेन करते थे कि ज़्यादा मीटिंग चलती है, सुबह 8 से लेकर 10 से लेकर रात तक चलती है मीटिंग्स। तो ये भागते थे हमेशा, महीने में एक मीटिंग होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए। तो मतलब कभी ये हुल्लड़बाजी करना, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोलना, इनको 44 अमेंडमेंट्स थी 95 का जो एक्ट था, और जो 2013 का, इसमें 44 तरमीमें थी। इन्होंने कोई वहां सीरियसनेस नहीं दिखाई। खड़न साहब, इस एक्ट में ऐसा क्या है जो सरकार कह रही है कि मुसलमानों के हित में है? इस एक्ट में अमेंडमेंट हुई है, कानून लागू हो गया। इस एक्ट में हित में ये है कि लिटिगेशंस कम होंगी। जैसे हम निकाह करते थे, तो ओरल भी निकाह होता था, पहले ज़बानी में होता था ना, तो हमारे बुजुर्गों का ज़बानी हुआ था, लेकिन हमारे टाइम में लिखित में आ गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि आप जब, उसकी सेइंग है कि जब आप कोई काम करो तो उसको लिख लिया करो। तो आज के बाद जो आप वक़्फ़ को प्रॉपर्टीज दोगे, तो वो अगर वो मेरी हो तो मुझे करनी चाहिए। देखिए, इनडायरेक्टली हम वक़्फ़ के चक्कर में हम इस्लाम को भी डैमेज करते हैं, मतलब दीन को भी डैमेज कर जाते हैं। हमें मेजॉरिटी कम्युनिटी प्रॉपर्टी को क्या करना? हमें ये वाकिफ की मंशा थी, आपने उसको भी चेंज कर दिया। मतलब एक लाभ ये होगा कि बाढ़ जो है वो खेत को नहीं खाएगी। मतलब आप बाढ़ क्यों देते हैं? कि खेत ना उजड़ जाए। तो जो वक़्फ़ का, वाकिफ ने वक़्फ़ की हुई प्रॉपर्टीज थी, उसको जो जिन लोगों ने हिफाजत करनी थी, उन्होंने लूट खसूट कर लिया। तो अब यही इसका नतीजा जो निकल रहा है, जो एमपी में मदरसे को तोड़ा गया, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है वहाँ पे तालीम हासिल किया करते थे, ये जो नई अमेंडमेंट आई है वो भी इसी का हिस्सा है? नहीं, मैंने आपसे सुना है। देखिए, मैं आपको कुछ, मेरे पास यूपी के लोग आए, मदरसों के लोग आए कि यूपी में, क्योंकि वो भी इलीगल था ना, वहाँ पे वो स्टेट लैंड पे था, 30-32 साल पुराना था। एक यूपी में मेरे पास मदरसों के लोग आए, वफद आएंगे, वहाँ मदरसों के साथ ये हो रहा है, बंद हो रहे हैं। तो वहाँ एक, हमारे यहाँ देश में मदरसा बोर्ड भी बने, जम्मू कश्मीर में नहीं था, पूरे देश में थे। तो मदरसा बोर्ड बने। मदरसा बोर्ड मतलब कि सरकार से भी मदद शुरू हो गई। तो वहाँ क्या निकला कि अब क्या होता है कि नैरेटिव खड़ा हो जाता है। किसी एक मदरसे ने, अगर वहाँ 20 बच्चे होंगे तो उसने एक जीरो बढ़ा लिया होगा, तो 200 बच्चा हो गया, तो 200 की खातर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जितना 200 होगा उतना। अब सरकार का जहाँ पैसा लगता है, इलीगल होगा, तो वहां सरकार बाद में कहीं ना कहीं चक्कर लगाती है, तो वो सीज करा होगा। अब मैसेज क्या होता है कि जो जनून मदरसे थे उन पे भी असर पड़ता है। मतलब इस तरह की जितने भी मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, या जो कब्रिस्तान है, इनको सबको डिमोलिश कर देना चाहिए, इन सबको हटा दिया जाना चाहिए। नहीं, जो भी इलीगल पाए जाते हैं या कागजों में जो एग्जिस्टिंग है, जिनका डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो कि मस्जिद है, ज़ियारत है, कब्रिस्तान है, वो लाइव है, उसका उनमें प्रोस्पेक्टिव असर,
पड़ेगा, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं पड़ेगा। मतलब इसके बाद जो हम मस्जिद बनाएंगे वो हम लैंड डोनेट करेंगे। इसके बाद जो इससे होगा, लेकिन पहले ये तो 30-32 साल पुराना मदरसा बताया जा रहा है जो डिमोलिश किया। अब मैं उसके बारे में अभी सुना नहीं, आपसे ही सुन रहा हूं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लीडर दूसरी खबर से ही बोल देते हैं, कहीं दूसरे में चल रही। मेरी एक आदत अलग है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप किसी भी खबर को इन्वेस्टिगेट कर लिया करो, तहकीक कर लिया करो। तो मैं तहकीक करके ही उस पर, जब तक मैं, माध्यम तो अखबार ही होता है हमारा भी, जहाँ टेलीविजन है, रेडियो है, पोर्टल है, यही है। कल कहीं अखबार में, टीवी चैनल्स में, सब जगह आया है। मैंने नहीं पढ़ा है। आपने नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं। तो ऐसा होना चाहिए जो इलीगल तरीके से, अगर मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं और 50 साल पुराने हैं, उनको तोड़ देना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए। विद इन 6 मंथ उनको वो रजिस्टर्ड करना है, जिनके कागजात नहीं भी हैं। पुरानी बहुत सारी चीजें हैं जिनके कागजात थे ही नहीं तब, तो उनको रजिस्टर्ड करना है। उसके बाद एक उसका प्रॉपर, अब तो आप किसी भी प्रॉपर्टी को गिरा नहीं सकते, वो तो सुप्रीम कोर्ट का भी रूलिंग आ गया कि आपको नोटिस देना है। कह रहा हूँ, आप बोल रहे हो अभी मैंने देखा, मैंने नहीं सुना, नहीं है। अच्छा। मैंने नहीं सुना। जो आपने सुना नहीं, लेकिन हुआ तो है वहां पे। अब क्या मालूम क्या कौन उसका एंगल क्या है। जी खान साहब, अगर बात करें हम, जिस तरह से इसमें अब हिंदू कम्युनिटी के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, आपसे, आपके हिसाब से क्या जायज़ है? मतलब एक आस्था या एक विश्वास जो आप रखते हो अपने धर्म पे, क्या वो दूसरी कम्युनिटी का व्यक्ति भी उसी तरह से पालन कर पाएगा उस आस्था का, उस विश्वास का? देखिए, ऐसा है कि हर जो मैटर होता है वो अपने आप में यूनिक होता है। अब वक़्फ़ अमलाक जो है उनमें ज़्यादातर रेंट जो करी है, उसमें हमारा हिंदू कम्युनिटी के लोग भी मेजॉरिटी है, जिनको रेंट दी हुई है। कोई शॉप्स हैं जहाँ वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज हैं। एक तो उनका हिस्सादारी इसलिए बनता है कि उनकी अगर मैटर है, एक दूसरा, आप अमरनाथ में भी स्पेशलाइज्ड, उसके अमरनाथ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर स्पेशलाइज कोई उसका इसका मतलब कैलकुलेशंस का, कोई उसका स्पेशलाइज, उसका कोई मैनेजमेंट का, तो वो कर सकता है। जैसे बोध गया में बुद्धिस्ट का वो है, उसमें भी हिंदू कम्युनिटी के लोग वो करते हैं। मुसलमान करते हैं कहीं पे? एक मिनट सुन लीजिए। मुसलमान डायरेक्टली नहीं करते हैं, जैसे आपने देखा होगा अमरनाथ में घोड़े वाले, पिट्ठू वाले मुसलमान भी काम करते हैं। यहाँ पे तो डायरेक्टली हो रहा है ना? यहाँ पे तो डायरेक्टली हो रहा है ना वक़्फ़ में। कहाँ? एडमिनिस्ट्रेटर हिंदू कम्युनिटी का हो सकता है, बाकी कोई निगरान जो है हिंदू कम्युनिटी का हो सकता है। नहीं, हमें उनसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। मुसलमान को हैसियत मुसलमान, वैसे हमने चोरी करनी नहीं है, तो सिख भी मैनेज करे हमें हमारी प्रॉपर्टी को, जो हिंदू भी करे, तो मैं हैसियत मुसलमान कर रहा हूँ। आप नैरेटिव की बात कर रहे हैं जो मुसलमानों ने खड़ा करा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने खड़ा करा है, लेकिन मैं कहता हूँ हैसियत मुसलमान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर उसने चोरी करनी है तो उसको प्रॉब्लम होनी चाहिए। मेरी प्रॉपर्टी है, जब मेरा कोई है, तो तीसरा आदमी अगर उसमें मैनेज कर रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मुसलमानों को भी तो फिर वहाँ पे श्राइन्स में या बाकी बोर्ड्स जो हैं बाकी कम्युनिटीज के, उनमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। हम वोट बैंक से बाहर निकलेंगे तो तब, जब वो पॉलिटिकल जमाते उनको वोट बैंक से बाहर निकलने देंगे तो सोचेंगे ना। उनको भी तो लातमा के लिए लोग, कितने लोग जो होते हैं मुसलमानों में लातमा काम करने के लिए बाहर आते हैं। अब ये जो लोग काम कर रहे हैं तो वो लोग काम करते हैं, हमें भी काम करना चाहिए। अब हमें वोट बैंक तक ही रखेंगे तो हमें वो ये विजडम कहां से आएगा? अब कल हम फिर डिमांड करेंगे कि जी कलेक्टर भी मुसलमान ही होना चाहिए, फिर हम डिमांड करेंगे जज भी वही होना चाहिए। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात सुनाता हूँ इसी कंटेक्स्ट में, कि पार्लियामेंट में हमारे कांग्रेस के एमपी ने अच्छा बोला, उसने अपनी पार्टी को जो सूट करता था उन्होंने बोला भी चाहिए। वोट इसीलिए लोग देते हैं कि उनके हित में बोलना चाहिए। लेकिन बोला क्या बोला?
बोलते हैं कि बोर्ड में आप सब बोर्ड में बराबर कानून ले आओ। बिल्कुल होना मतलब चाहिए। अगर आप भी कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप यूसीसी की बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली, कि सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और मैटर्स जो अपने हैं उसको आप बीएनएस के जरिए हल करते हो। छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो गया, गाली गलौच हो गया, ट्रेसपास हो गया, चोरी हो गया, चकारी हो गया, तो हम तो बीएनएस में ही एफआईआर लगती है। बट एट द सेम टाइम हम मुस्लिम पर्सनल लॉ की जो बॉडी है, उलमा की, या जो थोड़ी इस्लाम की नॉलेज रखने वाली, उसको भी उकसाते हैं। मतलब हमें क्लैरिटी होनी चाहिए ना। और फिर देखिए मैं आपको बताऊं कि सपा ने क्या बोला। वो क्या बोलते हैं, उनको तो मुसलमानों ने ही वोट दिए, जो 36 एमपी हैं ज्यादातर, ज्यादा मुस्लिम ने, तो उनके राज्यसभा में एमपी हैं, लोकसभा में। उन्होंने क्या बोला, 90% उन्होंने वक्फ पे बात ही नहीं करी, उसने अदर इश्यूज पे बात करी। ममता बनर्जी, जिसको मुसलमान वोट देता है, उसने क्या बोला, वो कहते हैं जी हिंदू तो अंग्रेजी कानून को मानते हैं, तो मुसलमान ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है और शक भी नहीं है। लेकिन इनडायरेक्टली वो नैरेटिव क्या खड़ा कर रहा है कि मुसलमान देश के कानून को नहीं मानता। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वो आपको झोली भर भर के वोट देता है, तो आप उसके लिए परसेप्शन खड़ी कर रहे हैं। मुसलमान जिस देश में रहता है, हम तो उसके कानून को मानते हैं, हम उससे गद्दारी नहीं करते हैं। लेकिन आप वोट भी लेते हैं, हमारे झोली भर भर के नैरेटिव क्या खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं चलना चाहिए, मेरा ये मानना है। और मेरा ये भी मानना है कि आपको उस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, इनके जो यूनाइटेड उलमा का उनका एक जिसको हुर्रियत कॉन्फ्रेंस नाम से बोलते थे, ये भी गए वहां। इन्होंने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कहा कि हम मानते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन 44 अमेंडमेंट पे हमने कहा कि आप बात करिए, इन्होंने सियासी भाषण दिया। मतलब अब मैंने एक अमेंडमेंट्स दी, मैंने कहा कि स्पेशलाइज्ड मुसलमान, जो स्पेशलाइजेशन इस्लाम की स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखता हो, वो एक उसमें होना चाहिए बोर्ड में। तो हम अमेंडमेंट लेके आए, सत्ता पक्ष 14 जो लाई, जैसे कलेक्टर था हमने हटा दिया, जो बहुत सारी चीजें हमने अमेंडमेंट लाई, लेकिन उन्होंने नहीं लाई। करण साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं, अभी राज्यसभा मेंबर भी आपको बनाया गया है। आपके ही साथी हैं चंद्र प्रकाश गंगा जी, फॉर्मर मंत्री भी रह चुके हैं, मौजूदा एमएलए भी हैं। आप एसटी कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ रखते हैं। एसटी कम्युनिटी के लिए उन्होंने कहा कि वो असला लेकर के आते हैं, वो ड्रग्स पैडलिंग का काम करते हैं, बॉर्डर पार जो हथियार आते हैं वो एसटी कम्युनिटी के लोग करते हैं। उस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि गर्मी टेम्परेचर काफ़ी है, तो मुझे लगता है कि उनका ज़ाती बयान भी है और उनसे वैसे ही बातें निकल जाती हैं। ऐसी बात एक सीजन आदमी समाज के लिए, पूरे समाज के लिए नहीं बोलता है। बाकी हर समाज में कोई ना कोई खराबी होती है, किसी भी समाज में। इंडिविजुअल्स, किसी से कोई ड्रग्स का काम, कोई इंडिविजुअल किसी समाज का पकड़ा गया, तो आप सारे समाज को नहीं कहना चाहिए। दूसरा, उनको क्या मालूम है कि कभी एक दिन मच्छर में भी सो लें। उनको क्या मालूम कि सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है ह्यूमन जो सोर्स है। टेक्नोलॉजी का जो सोर्स है, ह्यूमन इंटेलिजेंस कितना इम्पोर्टेंट है वो सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, अलाइड एजेंसीज के लिए। उनको क्या मालूम है। उनका जाति बयान हो सकता है, पार्टी इसको एंडोर्स नहीं करती। तो क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि गुज्जर कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसे नहीं हैं जो ड्रग पैडलिंग या ड्रग जो है वो पहुंचाने में लोगों तक जो है वो नहीं, उसमें मिलावट है? देखिए, किसी भी समाज का आदमी इसमें है,
लेकिन मैं आपको ये कहूँगा ज़रूर कि 2 चीज़ें बड़ी मुश्किल है। जिस तरह से बिलोल खड्ड में हमने देखा हमारे एसएचओ हमारे पुलिस के जवानों पे हमला किया गया, अभी भी वो हॉस्पिटलाइज है। देखिए 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। मुझे 40 साल हो गए इस पेशे में, ऊपर हो गए, और मैं बच्चा था, शुरू हुआ था।